नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं। तो बता दें, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, जिस पर आज सदन में विशेष चर्चा होनी है। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर पीएम मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू करेंगे। तो दूसरी खबर में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी सबसे पहले मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर आगरा का दौरा करेंगे और इस मौके पर सीएम योगी सर्किट हाउस में मंडल के जनप्रतिनिधियों और जिले के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो तीसरी खबर में बात करेंगे कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कश्मीर में सेना ने इंटरनेट पर मिली संदिग्ध जानकारी के बाद एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन बिना परमिशन लद्दाख और श्रीनगर के कई संवेदनशील इलाकों में घूमता रहा। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे इंडिगो के संकट की, जो अभी भी बरकरार है। लेकिन इसी बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड कर दिया है और इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटा दिए हैं। तो इन सभी खबरों को हम विस्तार से आपको एक एक करके बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते बात करते पहली खबर की। आज का दिन संसद के इतिहास में एक और अहम अध्याय जोड़ने जा रहा है। लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। लेकिन जो चर्चा केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए थी, उसके अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में तब्दील होने के पूरे आसार है। तो प्रधानमंत्री मोदी संसद में वंदे मातरम से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने तथ्य और नए राज उजागर करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसलों को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के 1870 के दशक में रचित और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बने इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संजीवनी का काम किया था। और अब 150 साल बाद केंद्र को मोदी सरकार इसे केवल एक गीत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बड़े प्रतीक के रूप में पेश करने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस ने भी इस हमले का सामना करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस का तर्क है कि गीत के केवल 2 छंदों को अपनाने का फैसला सिर्फ राजनेताओं का नहीं, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया था। कांग्रेस नेताओं ने टैगोर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए उस पत्र का हवाला दिया, जिसमें टैगोर ने खुद सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए केवल पहले 2 छंदों को ही अपनाया जाना चाहिए। तो सदन में आज वंदे मातरम पर चर्चा होनी है और इसमें 2 छंदों पर खासतौर से जोर दिया जा रहा है कि इन्हें अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि बीजेपी चाहती है कि इस नियम को लागू किया जाए। हालांकि अब इसको लेकर राजनीति हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस तर्क भी देती हुई दिखाई दे रही है कि गीत के केवल 2 छंदों को अपनाने का फैसला सिर्फ राजनेताओं का नहीं, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया था। तो कांग्रेस नेताओं ने टैगोर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए उस पत्र का हवाला दिया, जिसमें टैगोर ने खुद सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए केवल पहले 2 छंदों को ही अपनाया जाना चाहिए। तो आज इसको लेकर चर्चा होनी है, क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर है। सबसे पहले वो मुरादाबाद जाएंगे, फिर गाजियाबाद और आखिर में आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो शासन की ओर से जारी कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी का यह दौरा प्रदेश में चल रहे एसआईआर और अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे के दौरान सीएम योगी पार्टी संगठन के जनप्रतिनिधि और जिले के अफसरों के साथ बैठक करेंगे और इन बैठकों में एसआईआर के साथ सरकार की विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसी संभावना है कि एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से वार्ता कर सकते हैं। और इससे पहले सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अफसरों संग मीटिंग की और जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो इसके बाद सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटने की अपील की है। आपको बता दें कि सीएम योगी का
आज दौरा मुरादाबाद से शुरू होगा। वहां सीएम 1 घंटे तक रुकेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। अंत में दोपहर करीब 3 बजे वो आगरा जाएंगे, जहां सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये है सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम और आज 3 जिलों के दौरे पर वो रहेंगे। खासतौर से एसआईआर को लेकर ये एक खास दौरा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार वो खुद एसआईआर को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। सभी लोग इस एसआईआर के तहत अपने वोटर आईडी सही तरह से बनवाएं और कोई इसमें छूटे ना, उन्होंने इसको लेकर भी निर्देश दे दिया है। तो ये दौरा है और इससे पहले की अगर हम बात करें, सीएम योगी अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अफसरों संग मीटिंग की और जिले में चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली है। इसके बाद सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे थे। उन्होंने पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटने की अपील की है। और साथ ही साथ सीएम योगी का आज दौरा मुरादाबाद से शुरू होने जा रहा है, जहां पर वो 1 घंटे तक रुकेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे वो गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। तो ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। और गाजियाबाद के बाद अगर हम बात करें तो वो जाएंगे आगरा। तो दोपहर करीब 3 बजे का ये समय रहेगा आगरा जाने का, जहां पर वो सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस वक्त रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, तो सीएम योगी का दूसरा पड़ाव गाजियाबाद आज रहने वाला है, क्या कुछ खास क्या तैयारियां और क्या जानकारी इसको लेकर? जी गीतू जी, मैं आपको बता दूं, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद का दौरा पहले भी कर चुके हैं। बीच में जैनी प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे, उसके बाद आज फिर दोबारा गाजियाबाद का दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 10:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरी सख्ती से तैयारी की गई है और प्रशासन के तौर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लगाकर आला अधिकारियों ने अलर्ट मोड पर जारी कर रखा है। और साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पूरे गाजियाबाद में जो है वो लगातार तैयारियां जो प्रशासन की तरफ से है वो पूर्ण कर ली गई हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे के करीब गाजियाबाद में आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद शिशु मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर उनकी बैठक होगी। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि मेरठ मंडल में एसआईआर के कार्य की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो लगातार देखने को मिलती रहती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पर उनका विशेष ध्यान है और जिस तरीके से जो 2027 का जो चुनाव है आने वाला, उसको लेकर वो अभी से ही रूपरेखा नजर आ रहे हैं और मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों के साथ कुछ बैठक भी की जाएगी, समीक्षा बैठक होगी और बैठक में ऐसा हो सकता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हो। वहीं भाजपा के पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करने की संभावना जताई जा रही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार गाजियाबाद का खुद दौरा करते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए जिस तरह से एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सीएम योगी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटना नहीं चाहिए। हालांकि लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी खुद भी इस बात की जानकारी लें और खुद आगे आए, जिसके चलते उनका जो नया वोटर आईडी है या जो कंफर्मेशन होनी है उसमें कोई दिक्कतें ना हो। जी, लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशनों पर लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है गाजियाबाद में वोटर लिस्ट को लेकर काफी विशेष ध्यान दे रहे हैं। और लगातार गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कुछ समय पहले पूर्व में बीएलओ पर जो लापरवाही बरत रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। तो साफ तौर पर उनका जनता से रुख जो है वो लगातार जुड़ने का जो रुख है वो लगातार अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी इसकी जो मॉनिटरिंग है वो शुरू से ही लखनऊ से इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो वोट से वंचित ना रह जाए। तो लगातार जो है सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं काफी अच्छे भी हैं और लोग भी इसके समर्थन में अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज 3 जिलों का दौरा और गाजियाबाद में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो घाटी में सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ के लिए एक संदिग्ध चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि एक चीनी नागरिक अभी
सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव जिले में पुलिस पोस्ट खुमहामा में वीजा नियमों के कथित उल्लंघन और संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध मूवमेंट के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में है। सेना ने जब संदिग्ध इंटरनेट चैटिंग पकड़ी तो सिक्योरिटी एजेंसियों को सबसे पहले अलर्ट किया गया, जिसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई है और आखिरकार विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी पहचान हु कांगताई के रूप में हुई है। अधिकारियों की माने तो 19 नवंबर 2025 को एक टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था, जिससे कि उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर सहित केवल कुछ चुनिंदा बौद्ध धार्मिक जगहों पर जाने की इजाजत थी। हालांकि स्थानीय निवासियों से अपनी शक्ल का फायदा उठाकर वो कथित तौर पर 20 नवंबर को लेह एयरपोर्ट पर मौजूद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस काउंटर पर रजिस्टर किए बिना ही लेह के लिए फ्लाइट पकड़ने में कामयाब हो गया। उसके मोबाइल फोन हिस्ट्री की जांच से पता चला कि उसने घाटी में सीआरपीएफ की तैनाती से जुड़े इंटरनेट सर्च किए थे और आर्टिकल 370 से जुड़े मटेरियल को भी उसने सर्च किया था, जिसे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए हटा दिया गया था। तो अधिकारियों ने आगे कहा कि उसने खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा था और उसके बाद लगातार वो यूं ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है और कौन है ये, कहां से आया, क्या जानकारी मिल पाई इसको लेकर? जी तो देखिए, ये एक चाइनीज इंडिविजुअल है, एक चाइनीज सिटीजन है और करीबन 2 महीने की वीज़ा के ऊपर ये भारत आया था और इसे भारत के अलग अलग जो बुद्धिस्ट प्लेस हैं, चाहे वो आगरा में है, चाहे सारनाथ में है, वाराणसी में है, तमाम वो जहाँ पर बुद्धिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर जाने की इजाज़त जो है इसकी वीज़ा में दी गई थी। लेकिन ये 20 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट से ले की फ़्लाइट इसने पकड़ी और जिस तरीके से ले पहुँचने से पहले वहाँ का जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पर अपनी रजिस्ट्री जो है वो एंट्री जो है वो करवानी पड़ती है, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं करवाई और सीधे ले चला गया। ले जाने के बाद ये झंस्कार गया है। झंस्कार बिल्कुल चाइना के साथ लगता हुआ एक बॉर्डर का इलाका पड़ता है और ऐसे इलाके में एक चीनी नागरिक का जाना कहीं ना कहीं अपने आप में संदेहास्पद था। तो और उसके बाद जब ये श्रीनगर पहुंचा है तो श्रीनगर में इसको वहां के जो लोकल पुलिस है उन्होंने इससे पूछताछ के लिए डिटेन किया है और इससे पूछताछ की गई है। मल्टी एजेंसीज की तरफ से पूछताछ की गई और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो इसका फोन हिस्ट्री जो खंगाला गया है उसमें ये पता चला है कि कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ कैंप्स का डिप्लॉयमेंट है कश्मीर घाटी के अंदर, वहां पर उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध देखने में लगा और इसका जो बैकग्राउंड चेक किया गया, जिस तरीके से ये बिना जानकारी, बिना रजिस्ट्रेशन के ले पहुंचता है, उसके बाद ये श्रीनगर आता है, कोई भी परमिशन जो है वो नहीं लेता है, ना ही इसकी जानकारी जो है वो रीजनल ऑफिस जो एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं उनको दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेह जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को पैदा हुआ और उसके बाद इसको डिटेन किया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां ये बता रही हैं कि इसका अभी किसी भी तरीके से किसी कोई टेरर एंगल में कोई लिंक जो है वो सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन क्योंकि चाइनीज नेशनल है और लेह लद्दाख में गया है और लेह लद्दाख के उन इलाकों में जो सीधे तौर पर चाइना के साथ लगते हुए, एक्साई चीन के साथ लगते हुए इलाके हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ था और उसके बाद इसको लगातार ट्रैक किया गया और श्रीनगर में आकर इसको जो है वो डिटेन किया गया। अभी आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है और देखना ये होगा कि उसको अब वहां से डिपोर्ट करके दोबारा दिल्ली लाया जाएगा। हालांकि इसका 30 दिसंबर तक का वीजा जो है इसका वैलिड है, लेकिन देखना होगा जिस तरीके की इसकी गतिविधियां भारत के अंदर देखने को मिली हैं, जिस तरीके से बिना परमिशन के ये ले पहुंचता है, बिना परमिशन के झंस्कार जाता है, बिना परमिशन के जम्मू कश्मीर के अंदर यह दाखिल होता है, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। इसकी गतिविधियों को देखते हुए जो एजेंसीज हैं वो कार्रवाई इसके ऊपर कर सकती हैं और इसको बाकायदा रिपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। गीतू, बिल्कुल। और ये रमन, ये देखिए कि इसकी सर्च हिस्ट्री जो है उसमें भी कुछ संदिग्ध पाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इसने सीआरपीएफ को लेकर सर्च की है, इसके अलावा आर्टिकल 370 को लेकर भी लगातार ये सर्च करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वो किस तरीके से करेक्ट किया जाए? क्या ये वाकई संदेहास्पद हो सकता है, कोइंसिडेंस नहीं है और कोई मंशा इसकी सही नहीं रही होगी इसके पीछे? देखिए, अभी तक जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों से मिली है उन्होंने साफ कहा है कि देखिए हमें किसी भी तरीके से कोई टेरर एंगल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके की इसकी गतिविधि रही है, बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए ये लेह लद्दाख पहुंचता है, लेह लद्दाख से झंस्कार जाता है, झंस्कार से ये कश्मीर घाटी आता है और यहाँ आकर सीआरपीएफ कैंप के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो अपने आप में कहीं ना कहीं संदेह जो है वो जरूर खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे की जब पूछताछ इसको रिपोर्ट करने से पहले जो है वो जो है उसको
पूछताछ होती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि एक लोकल सिम भी जो है उसने यहाँ से खरीदा था और उस सिम के माध्यम से जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा था उसी से इसने, चाहे वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन को जब जम्मू कश्मीर में हुआ उसको लेकर सर्च जो है उसने किया है, और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसकी तरफ से गतिविधियां देखने को मिली है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए पैदा कर रही थी। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा इसको हुआना पुलिस स्टेशन के आसपास में डिटेन किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर पूछताछ की गई और उसके बाद मल्टी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी पूछताछ किया गया है, क्योंकि एक चाइनीज नेशनल का जम्मू कश्मीर में बिना किसी जानकारी के पहुंचना, लेह लद्दाख जाना और लेह लद्दाख में उन इलाकों का दौरा करना जो चाइना के साथ लगते हुए इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो सकती है। इसलिए किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतते हुए पूरी जानकारी जो है इसके बारे में इकट्ठा की जा रही है। हो सकती है, किसी तरह की रेकी भी हो सकती है। अभी पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड कर दिया है और इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटा दिए हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए गए हैं और इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। वहीं इंडिगो के सीईओ ने पीटर एल्बर्स ने बताया कि आज हम 138 में 137 डेस्टिनेशंस पर 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 75% रहने का अनुमान है। तो शनिवार को यह आंकड़ा 1500 था। आमतौर पर एयरलाइन रोजाना करीब 2300 उड़ानें ऑपरेट करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और आज भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल है। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट शामिल है। और इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता पंकज राय का। पंकज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हालांकि इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो फ्लाइट्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और कुल मिलाकर अभी स्थिति कम से कम अंडर कंट्रोल कही जा सकती है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल गीतू, जिस तरह से देखा जाए तो इंडिगो के बीच एक राहत की खबर यह है कि अब जिस तरह से भगदड़ था, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की लाइन लगी हुई थी, यात्री परेशान थे, उसको देखते हुए अगर देखा जाए जिस तरह से सरकार एक्शन में आई थी उसको लेकर के इंडिगो की तरफ से अब तक 610 करोड़ रुपया जो है लोगों का रिफंड किया गया है, यात्रियों का पैसा वापस दिया गया है। क्योंकि जब इंडिया डेली की टीम ने कल कई यात्रियों से बात किया तो उनका यही आरोप था कि हमें न तो हमारा पैसा मिल रहा है, न तो हमें कोई मैसेज मिल रहा है, ना तो हमें कोई ईमेल मिल रहा है, ना तो हमारा लगेज मिल रहा है। ये स्थिति जो थी एयरपोर्ट परिसर पे लगातार इंडिया डेली की टीम ने कल दिखाया था कि किस तरह से लगेज का अंबार लगा है, वहाँ पर लोग परेशान हैं। 4-4 दिन से 5-5 दिन से लोग अपना अपना सामान ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति अगर अक्सर देखा जाता है कि किसी का एक छोटा सा सामान कहीं इधर उधर हो जाए तो लोग परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट परिसर पर लोगों का सामान 6-6 दिन 7-7 दिन, एक ऐसे यात्री थे जो कि 4 दिन से लगातार उनको कलकत्ता जाना था, वो कह रहे थे हमारी क्या गलती, हमें ये बताया जाए। हमसे यहाँ का स्टाफ, हमसे यहाँ का प्रशासन सही से बात नहीं कर रहा है, ना तो हमें पानी मिल रहा है, ना तो हमें बैठने की व्यवस्थाएं हैं। हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि हमें किसी तरह अपने जहाँ पे जाना है गंतव्य वहाँ पहुँचे। ये स्थिति थी। उस स्थिति के बीच अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राहत की खबर है कि 610 करोड़ रुपया लोगों का वापस किया गया। उसके बीच अगर देखा जाए तो लगभग 1650 फ्लाइट जो है टेक ऑफ कल उड़ान भरी है। तो ये एक राहत की बात है कि जिस तरह से इंडिगो लगातार रद्द के बीच में इस तरह से उड़ान जो भरी है, कहीं न कहीं यात्रियों को राहत मिली है। सरकार का जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी या उनको आदेश दिया गया था उसका पालन करते हुए इंडिगो की तरफ से कल जिस तरह से लगभग 1650 फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करी है पूरे देश में देखा जाए तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन अभी भी स्थिति देखा जाए तो एयरपोर्ट परिसर में जो बनी है वो अभी भी बनी है। अभी भी यात्री परेशान है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सामान हमें मिल जाए। अभी भी ऐसे यात्री हैं। कल बताएं आपसे कि कल हमने कई यात्रियों से बात की। एक यात्री ऐसे थे जिनके किसी कोई घटना हुई थी, डेथ हो गई थी, वो लोग वहाँ रो रहे थे। जब मीडिया कर्मियों ने मिल करके वहाँ के मैनेजर से बात किया तो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। 3 घंटे के बाद उनको कहीं न कहीं बेंगलोर जाना था, वहाँ पर वो पहुँची। तो इस तरह की स्थिति जो एयरपोर्ट परिसर पर ये नज़ारा है, ये पहली बार देखने को मिला है कि ये स्थिति इस तरह से कि जो आदमी सोचता है कि मैं अपना काम करूँगा, वापस आ जाऊँगा, एक दिन में ही अपना सारा काम निपटा लूँगा, उन लोगों का जो
है मीटिंग छूट गई, उन लोगों को जहाँ पे यात्रा करना था वहाँ पहुँच नहीं पाए। ये तमाम संकट है, संकट के बीच जो है यात्री परेशान थे। कहीं न कहीं उनका जो रोष था, ये रोष यही था कि इंडिगो की तरफ से न तो कोई मैसेज मिल रहा है, न तो इंडिगो हमें कुछ खाने पीने की सामग्री वितरित कर रहा है, न तो इंडिगो की तरफ से कोई ऐसी जगह बनाई गई कि जहाँ पर यात्री बैठ करके वेट कर लें, इंतजार कर लें। ये तमाम थी। उसमें कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनके भी परिवार का यह आरोप था कि कोई भी किसी भी तरह का कोई सिस्टम इंडिगो की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर इंतजार कर लें, हम लोग यहाँ पर बैठ लें। बच्चों की तब दिक्कतें हैं तो हम लोग बाहर से जा करके सामानें भी ला रहे हैं, खाने पीने का सामान ला रहे हैं, डॉक्टर से भी संपर्क करें। ये स्थिति बनी थी। फिलहाल ये स्थिति कब तक रहेगी, जिस तरह से इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि कुछ वक्त लगेगा, ये वक्त कब तक लगेगा। सवाल ये होता है कि जिस तरह से लगेज का अंबार एयरपोर्ट परिसरों में लगा है, ये कब तक सबको दिया जाएगा, क्योंकि इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि आप जाइए, आपका सामान आपके घर तक आएगा। हमने ऐसे भी टीम से लोग बात किया, ऐसे भी यात्रियों से बात किया जिनका सामान 4 दिन इंतजार करने के बाद भी नहीं मिला। वो लोग एयरपोर्ट परिसर में पहुंचे थे और वो लोग लगातार रोष व्यक्त कर रहे थे कि किस तरह से लगेज रखा हुआ है इंडिगो के परिसर में। ऐसे में बहुत समस्या उन लोगों के लिए जिन्हें अपने सामान की उसी वक्त जरूरत थी, लेकिन इसमें 3-3, 4-4 दिन अगर लगेंगे तो आप सोचिए कि जिन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा, पहले तो वो लगेज का वेट करेंगे, उसके बाद वो अपने आगे की जर्नी शुरू करेंगे। बिल्कुल गीतू, हमने कई यात्रियों से बात किया तो उनका यही कहना था कि बताइए हम लोग फ्लाइट का जो है यात्रा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना ऐसी हमारी मीटिंग या हमारा काम ऐसा होता है कि हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, फिर अपने गंतव्य अपने घर के पास आ जाते हैं या घर आ जाते हैं। ये स्थिति जो है लगातार इंडिगो की तरफ से मैसेज ना देना, दिक्कतें करना, हम लोगों को ना ईमेल की सूचना मिल पाती, ना हमें मैसेज मिल पा रहा है। जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो हम ही चार्ट में देख रहे हैं कि हमारी फ्लाइट जो है निरस्त है, और जब हम स्टाफ से पूछ रहे हैं तो वहाँ से भी कोई मतलब ऐसा मैसेज या ऐसा संदेश या ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही कि हम वेट कर लें, हमारी दूसरी फ्लाइट जाएगी। ये स्थिति थी कि पूरे स्टाफ में अगर हमने जब मैनेजर से बात किया तो मैनेजर का भी साफ तौर पे कहना था कि हमने बोला है सिस्टम डेवलप हो रहा है, टाइम लगेगा, हो जाएगा। ये स्थिति अभी भी देखा जाए तो एयरपोर्ट समय लग रहा है, कम से कम उन यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा है जो अभी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, जिन्हें अपना काम आज और कल में ही करना, उनके लिए वाकई बहुत समस्या भरा समय हम कह सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 4-5 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी की जो हालत बनी हुई है वो यात्री को बहुत ज्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।